और भविष्य जो है उसमें कुछ भी हो सकता है। राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। तो जो महाराष्ट्र में खबरें आ रही हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कल होकर के क्या होगा। यही वो विचारधारा है, दो विपरीत दिशाओं में जो कभी जाकर के मेल नहीं खाती। बहरहाल अभी किदवई साहब ने कुछ एक भी कमेंट नहीं किया है। अलका, मैं वापस आपके पास आऊंगी, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। किदवई जी, आपका स्टैंड इस पर, आरएसएस के स्टेक को आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बड़ी बात, क्या इससे पार्टी में कोई बदलाव होगा? आपको लग रहा है नेतृत्व बदलेगा, आला कमान के काम करने जो स्ट्रक्चर है ना एक काम करने का, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा? आशा जी, देखिए आरएसएस ने जो अभी बोला है, तो ये कर्नाटका इलेक्शन के बाद भी ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा था जिसमें ऑर्गेनाइजर ने कहा था कि मोदी का चेहरा जो है अब वो इलेक्शन विनिंग फेस नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी अब इनको इलेक्शन नहीं जिता सकती है। तो क्या प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर पड़ा? इनका जो इनके आप समझ लिए कि इनके कैरेक्टर में ये चीज आ गई है, एरोगेंस, घमंड। देखिए आशा, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जी, जो अहंकार है ना, घमंड, वो तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तब तक ही हरिवास है जब तक दूर गुरूर, आवत पास गुरूर के प्रभु हो जावे दूर। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने एक्शन से आशा जी घमंडी है तो आप ये मान के चलिए कि वो अपने थॉट्स में भी घमंडी होगा। आज 400 का पार का नारा लगा लगा कर दिखाते थे और जनता ने आपके अहंकार को चूर कर दिया है। आप में इतना ज्यादा घमंड आ गया था कि भगवान भी आपसे क्रोधित हो गए और अयोध्या रीजन में आप 9 में से 5 सीटें हार गए। नृपेंद्र मिश्रा जी के बेटे हार गए। बनारस रीजन में आशा जी 12 में से 9 सीटें आप हार गए और प्रधानमंत्री जी की जो लीड थी वो 5 लाख से गिर करके कहीं 1.5 लाख के आसपास आ गई। आज देखिए कि अभी संजय राणा जी बोल रहे थे कि बेटा जब बड़ा हो जाता है तो वो कुछ अपने फैसले लेता है। अरे साहब, बेटा जब खुद मुख्तारी का ऐलान कर देता है तो बाप कहता है कि बेटा हमारा बिगड़ गया है और वो अखबार में इश्तिहार छपा देता है कि अब इस बेटे से मेरा कोई मतलब नहीं रहा। मार्क माय वर्ड्स आशा जी, आने वाले दिनों में आरएसएस बोलेगी कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जो शीर्ष नेता है, वो क्या बोलते हैं, मैं भगवान का अवतार हूं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनको समझ लिए कि घोड़ लग गई थी। संजय जी आपकी बातों पर रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक और सवाल मेरा आपसे। इंद्रेश कुमार की बातों को अगर हम इतनी तवज्जो दे रहे हैं, आरएसएस ने भी भले इससे खुद को अलग कर लिया, अभी खबर ये सामने आई थी, तो उन्होंने एक और बात कही जो आपके ऊपर चस्पा हो जाती है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया उसमें से भी किसी को शक्ति नहीं दी, यानी राम विरोधी के तौर पर भले पूरे अयोध्या मंडल की सीटें आप लोग जीते, लेकिन राम विरोधी के तौर पर आप लोगों को भी तो पेश किया जा रहा है। क्या राम विरोधी है समाजवादी पार्टी? क्या राम विरोधी है कांग्रेस पार्टी? अगर उस बात को हम तवज्जो दे रहे हैं तो तवज्जो तो यहां भी देनी पड़ेगी। आर्यू आनंद, आशा जी देखिए, आशा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर आरएसएस घमंडी बोल रही है, अगर आरएसएस बोल रही है कि उनको शालीनता से पेश आना चाहिए, तो उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है इस चीज का। अरे आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले कि कौन राम विरोधी और कौन राम के साथ है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो फिर आप दूसरे का सर्टिफिकेट मोदी के ऊपर अप्लाई कैसे कर लेते हैं? नहीं, देखिए फर्क है आशा जी। आरएसएस उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बिना आरएसएस के भारतीय जनता पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता था। वो कहां कह रहे? अरे वो कहां कह रहे? जेपी नड्डा ने कह दिया, बीच चुनाव कह दिया, पहले हम अक्षम थे अब सक्षम है, हमें जरूरत ही नहीं। एग्जैक्टली तो यानी कि आरएसएस के अस्तित्व को जेपी नड्डा जी जो है वो एक तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात, शायद अभी इलेक्शन से एक दिन पहले भी ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा था जिसमें ये एक नफरती भाषण, नफरती डिबेट्स के और शालीनता के बारे में भी जिक्र था। आशा जी, 2014 के बाद से भारत में एक माहौल बना जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को अपना दुश्मन कहना शुरू कर दिया और ये विपक्ष मुक्त और भारत मुक्त की बात करने लगे और विपक्ष का विरोध करते करते ये कहने लगे कि आप भारत का विरोध करते हैं। अरे साहब, एक उस्मान मिनाई का बड़ा अच्छा शेर है, आशा जी सुनिएगा, कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता,
सरकार का मतलब तो पतन हो नहीं सकता। ठीक है, मेरे 3 पैनलिस्ट ने फिंगर रेज किया है, बहुत खूब शेर आपने गढ़ा। लेकिन पहले मैं संजय जी से शुरुआत करती हूं, उसके बाद आ रही हूं मैं आनंद जी, अलका जी आपके पास भी जल्दी से। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बड़ा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, ये खुद ही विरोधाभास में फंसे हुए हैं कि क्या बोले क्या ना बोले। पहले बोलते आरएसएस के उसके साथ है, जब आपने प्रश्न पूछा तो ये अपनी कन्नी काटने लगे। अब ये बताएंगे पुत्र पिता का रिश्ता, जिनके पार्टी के अध्यक्ष खुद ही अपने पिता को मंच से हटा दिए हुए, वो पिता पुत्र का बारे में बात चर्चा करेगा, तो इससे चर्चा करना ही बेकार है। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, लगता है इनकी विचारधारा में विरोधाभास है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आरएसएस को 26 जनवरी के परेड में इनवाइट किया था। तो ये बताइए, वो आतंकी था, वो खूनी था, तो आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने तो इनवाइट किया था। आप तो इतिहास लगता भूल जाते हैं। जब ये चर्चा करते हैं किसानों की, जब ये चर्चा करते हैं जवानों की, जब चर्चा करते हैं महंगाई की, भाई 1965 से एमएसपी है, 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई, 2014 तक आप सो रहे थे। जब आती है, आप चर्चा करते हैं कि भाई बेरोजगारी की, भैया बेरोजगारी का दर 1991 से लेकर 2020 तक का बता देंगे, अलका जी आपका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। महंगाई की अगर चर्चा करते हैं तो 35 रुपए का पेट्रोल 72 रुपए का हो गया था, तकरीबन 115% बढ़ गया था, अभी तो सिर्फ 33%। संजय जी वो जवाब दें, उससे पहले एक बात बताइए, आपके इन्हीं सारे नैरेटिव्स को तो खारिज कर दिया है जनता ने। मैं आ रहा हूं। देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, यही आरएसएस का काम है, बड़ों का काम यही होता है कि अगर कोई चीज पहुंच नहीं पाई हो, जनता उसको समझ ना पाई हो, तो उसको बताए। सब लोगों ने नैरेटिव सेट किया था आशा जी कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। 82 टाइम तो इन्होंने संविधान को आरएसएस नहीं समझ रही कि संविधान खतरे में, झूठ बोला गया इसलिए बीजेपी हारी। बिल्कुल, हम बार बार बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने में विपक्षी सफल रहे हैं, मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन हाँ, उसका जो काउंटर होना चाहिए था, कहीं भारतीय जनता पार्टी उस पुरजोर तरीके से नहीं रख पाई है, जिसकी वजह से उनको सीटें कम मिली हो। लेकिन हाँ, 37 पार्टी मिलकर 234 पार्टी है, अकेली एक पार्टी 140 पार्टी है, फिर भी बोली जाती है हार। मतलब ये अब तक इतने दिन चुनावी, अच्छा बताइए संजय जी, इतने दिन चुनावी नतीजे हो गए, अब तक जिस विश्लेषण पर आप पहुंचे हैं वो ये पहुंचे हैं कि सिर्फ 400 पार के गलत नारे की वजह से ये जो गलत नैरेटिव सेट किया गया, संविधान बदले, सिर्फ इसलिए हारी। ये है आपका एनालिसिस? नहीं, देखिए, जब एनालिसिस होता है तो बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से एक बिंदु ए भी है। 50 कारण है इसके जो एनालिसिस किया सकता है। तो कहां आप लोग वो 50 कारण गिना रहे हैं? बिल्कुल, आप तो 400 पार 400 पार